हेलो एवरीवन। तो ट्रिपल आर में केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं आज से, और आज के लेक्चर में पीरियोडिक टेबल, मैटर और एटम करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो हम मॉडर्न फॉर्म में पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये डेवलप कैसे हुई पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, ये जानते ही होंगे, मतलब रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले किस तरह से डेवलप हुई। तो डॉबरनैर ने लॉ ऑफ ट्रैड दिया, त्रियक का सिद्धांत कब दिया? 1827 में। ठीक है, और 1829 में जाके पब्लिश होता है, तो दोनों ईयर्स आपको याद रखना है। अब इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट को लगा दें तो पहला और तीसरे का एटॉमिक मास का जो एवरेज होगा वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब इस तरह के 3 पेयर बनते हैं, लेकिन एसएससी के हिसाब से 4 पेयर बनते हैं। चौथा कौन सा है ये पता नहीं, लेकिन 4 ही बनते हैं एसएससी के हिसाब से, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था, या तो CHSL, CPO या SSC GD में, इन तीनों में से कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कितने पेयर। उसमें 3 ऑप्शन में नहीं था, 4 ऑप्शन में था, 4 माना था एसएससी ने। ठीक, तो ये आप पेयर्स देख सकते हो जो बनते हैं डॉबरनैर के हिसाब से। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था 1865 में। इन्होंने अष्टांग का सिद्धांत बोलते हैं कि आप अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाओगे एलिमेंट को, तो पहला और जो 8वां नंबर का है उसका सेम प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि म्यूजिकल नोट पहली और 8वीं सेम होती है, सा रे गामा पादा नी फिर से सा, दो रे मी फा सो ला टी, ये अंग्रेजी में होता है। ठीक है, अभी सीजीएल में सवाल पूछ लिया था इस तरह से कि जैसे सोडियम और पोटेशियम है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्टली तो मुझे क्वेश्चन याद नहीं कि भाई किस उसमें आते हैं, तो रे में आते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम मी में आते हैं। तो इस तरह का भी थोड़ा सा टफ टाइप भी क्वेश्चन पूछ लिया था। ये तो खैर आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब एक उसमें आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रुबीडियम। जबकि अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो कॉपर कहीं, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, वहीं कॉपर की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रुप का नहीं है ये। वही उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ये मेटल के साथ इसको रख रखा है, तो ये मतलब सही नहीं थी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट थे वो 56 थे, और ये जो लॉ था कि भाई पहला और 8वां की प्रॉपर्टी सेम होगी अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पर रख दोगे, तो एक कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। और इसमें टोटल 56 एलिमेंट थे, और लास्ट एलिमेंट ध्यान रखिए इसमें थोरियम था। ठीक, फिर आए हमारे कौन, फिर आए हमारे लोथर मेयर जी। इन्होंने 1862 में, देन जो कि बाद में 1864 में जाके पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने बस कुछ नहीं याद करना है लोथर मेयर में, ये याद करना है कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास का ग्राफ प्लॉट किया था। ख़त्म। यानी कि सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ट्रेंड चलाया था। सबसे पहले इन्होंने ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल की चर्चा करी थी। ठीक, देन आए थे 1865 में मेंडलीव जी, जिनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, बिकॉज जो मेन काम किया था पीरियोडिक टेबल में वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, इन्होंने ही 1869 में क्या किया था, 63 जो उस टाइम के नॉन एलिमेंट्स उनको अरेंज किया था, अगेन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास, जिसमें कि इनकी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप मतलब ये, और 7 पीरियड थे। ये ध्यान रखना, अभी सीजीएल टियर 1 में ही इस तरह से ऐसा फिगर बना दिया था, और आपको पहचानना था कि भाई इसमें से कौन सा सही फिगर है। ठीक ना, ये ध्यान रखना एटॉमिक मास पे ही इनकी प्रॉपर्टी, ये पीरियोडिक टेबल बेस थी। अब ये इनको हम क्यों फादर कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे कि जो गैप आ रहे थे वहाँ पे इन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन के आगे है, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर फर्जी की बात नहीं करी इन्होंने, बुल्ला बकैती नहीं करी इन्होंने। इन्होंने बताया कि इसके आगे जो एलिमेंट आएगा ना उसका एटॉमिक मास कुछ 44 के समथिंग होगा, और वो मिला भी हमें। एका बोरॉन जो है वो स्कैंडियम के रूप में सामने निकल के आया, ऐसे एका एल्यूमिनियम गैलियम के रूप में सामने निकल के आया, एका सिलिकॉन जर्मेनियम बना, जिनके एटॉमिक मास कुछ ये थे जो मेंडलीव जी ने प्रेडिक्ट किए थे, उसके आसपास ही थे। ड्रॉबैक क्या थे, बेचारा हाइड्रोजन मारा घूम रहा था, एटॉमिक मास पे इनकी प्रॉपर्टी बेस्ड थी, जो कि बाद में गलत साबित हुई थी। ठीक, और सम एलिमेंट थे जो प्रॉपर्टी डिफर हो रही थी, जैसे कि हम अगर यहाँ तो लगा नहीं रखी हमने इनकी मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल, लेकिन ये था कि भाई एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है, कहीं कहीं पे घट रहा था, लैंथेनाइट अकेनाइट को जगह ही नहीं मिल रही थी। ठीक, फिर आए कौन हमारे, फिर आए हमारे मॉजले ने 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, जो आज हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जिसमें कि 118 एलिमेंट है, 118। लेकिन अगर मैं इसमें पूछ लूँ कि बेटा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने हैं, तो आंसर क्या होगा, नेचुरली अकरिंग। तो नेचुरली अकरिंग 94 हैं, टोटल तो इतने हैं लेकिन नेचुरली अकरिंग 94 है। कमेंट में जल्दी से अभी बताओ कि सबसे पहला आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलिमेंट कौन सा था, जिसको कि ये हमारा मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप और 7 पीरियड हैं। अब इसको पूरी पीरियोडिक टेबल को आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 18 ग्रुप्स हैं, 1 2 से लेकर 17 18 तक, और ये 1 2 3 4 से लेकर आपका ये आपका 7 पीरियड्स हैं।
इस पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम ब्लॉक्स में भी डिवाइड करते हैं। जैसे पहले 2 ग्रुप को एस ब्लॉक बोलते हैं, 13 से लेकर 18 को पी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, और 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक बोलते हैं, और इन दोनों को एफ ब्लॉक बोलते हैं। ये क्या है, लेंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड है। तो आई होप ये आपको पता होगा कि जब हम 6th पीरियड में आते हैं, बेरियम के बाद लैंथेनियम करके एक एलिमेंट मिलता है, उसके आगे आने वाले 14 और एलिमेंट लैंथेनियम की तरह ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इसलिए उनको अलग से हम यहाँ पर निकाल के रख देते हैं 15 को, 15 हैं ये आपके, ठीक है। ऐसे ही 7th पीरियड में आप जब रेडियम के बाद आते हैं तो एक्टीनियम करके एक आपको एलिमेंट मिलता है, जो कि आगे आने वाले 14 एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनको अलग से एक्टीनियम का नाम दे देते हैं। दोनों को कॉमनली मिला के एफ ब्लॉक बोल देते हैं। तो ये ला से लू तक जाता है, लालू, ठीक है, लू मतलब लूटेटियम, और ये एक्टीनियम से जाता है कहाँ तक, लॉरेंस बिश्नोई तक, लॉरेंसियम तक, ठीक। तो पीरियड ध्यान रखिएगा सर, और ग्रुप ध्यान रखिएगा, 3rd है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एस ब्लॉक है पहला, दूसरा ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, जिनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एफ ब्लॉक वालों को इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्यों ये एस है, क्यों ये पी है, क्यों ये डी है, क्यों ये एफ है, इसलिए क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घुसता है वो इनके एस ब्लॉक, ये इनके पी ब्लॉक, ये इनके डी ब्लॉक, और इन वालों में एफ ब्लॉक में एंटर करता है, इसलिए इन ग्रुप में रखा गया है। एक चीज़ कि जितने भी, चलो छोड़ो, पहले हम बाकी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, चलो वही डिस्कस करना है अभी तो, ठीक। चलो, तो ये ध्यान रखना है हमें, मेटल नॉन मेटल की चर्चा करते हैं। जितने भी मेटल हैं आपके, जितने भी नॉन मेटल हैं, वो सब आपके पी ब्लॉक में ही आते हैं। कोई भी नॉन मेटल पी ब्लॉक के अलावा कहीं दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट नॉन मेटल हैं। ये मेटल है, ये मेटल है, मैं बोल रहा हूँ नॉन मेटल सिर्फ इसी में, ये पी ब्लॉक में, इसके बाहर नहीं है। इसमें मेटल है, इसमें मेटल है, इसमें मेटल है, हर जगह मेटल है, बस इसमें है आपको नॉन मेटल देखने को मिल जाएगा, पी ब्लॉक के अलावा और कहीं नहीं है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेफ्ट से राइट घटता है। जो भी चीज़ ऊपर से नीचे में बढ़ेगी वो लेफ्ट से राइट में पक्का घटेगी। जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक तो मैंने क्या बोला, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, तीनों घटती हैं लेफ्ट से ऊपर से नीचे, और लेफ्ट से राइट में बढ़ेंगी। कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है आपसे, किसकी, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ये सब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इसमें बस ध्यान रखना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड, बस अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, खत्म बात। अगर तुमको नहीं भेजे में बात चढ़ती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, तो बस ये ध्यान रख लो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस ये ध्यान रख लो कि न्यूट्रल एटम की लिखा होगा, न्यूट्रल एटम। अगर ये पूछेगा ना 100% होगा न्यूट्रल एटम, ये पूछेगा ना 100% होगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, क्लियर। और ये क्या आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम और मॉलिक्यूल। तो हमें पता है क्या, जैसे जब हम ऊपर से नीचे में जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है, ठीक है। पहले या इसके पास 1 शेल है, इसके पास 2 शेल है, इसके पास 3 शेल है, इसके पास 4 शेल है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएगी। जब से शेल बढ़ती जाएगी तो मान लो एक यहाँ पर न्यूक्लियस बैठा है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अभी हम एटम वाले चैप्टर पढ़ेंगे, जितना दूर होगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतना ही आसानी से निकल जाएगा, तो उतना ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो इसीलिए ऊपर से नीचे में वो घटती है। क्लियर रहती चीज़, ठीक। तो ये ट्रेंड तो यार हमने देख ली। एक ट्रेंड यहाँ पर डायगोनल रिलेशनशिप का है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है जो आप क्लास में, जैसे आप यहाँ बैठते थे, ठीक है, वो यहाँ बैठती थी, ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप होती थी वही डायगोनल रिलेशनशिप हमें पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलती है। ये हमें देखने को मिलता है सेकंड और थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं। जैसे कि जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो जो चीज़ बढ़ती है वो ऊपर से नीचे में घटेगी, जो अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से जो यहाँ पे गए और फिर यहाँ से आ गए तो वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो गई एक तरह से देखा जाए तो। लिथियम और मैग्नीशियम की सेम प्रॉपर्टी होती है, इसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। इसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम प्रॉपर्टी होती है। बोरॉन और सिलिकॉन की सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, नॉट सेम, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। तो ये सेकंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट में देखने को मिलता है, जिसको डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण रिलेशनशिप हम इसके नाम से भी जानते हैं। इनकी जो मॉजले की पीरियोडिक टेबल थी, खासियत ये थी कि इट वाज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब ये है, कहाँ गए मॉजले यार, अभी यहीं तो थे, ये है, ठीक है। तो मॉजले जी के जो थे वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थे, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। और इन्होंने एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंटेशन दिया और इसका कैलकुलेशन उन्होंने एक्सरेज का यूज़ करके किया था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, S और P D F, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वैसे तो क्वांटम नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन SPDF में क्वांटम नंबर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक ये होता है प्राइमरी क्वांटम नंबर जो होता है, देन ये एजिमुथल होता है, ये मैग्नेटिक होता है और स्पिन क्वांटम नंबर होता है। क्लियर रहती चीज़। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 2s ऑर्बिटल, तो ये जो नंबर लिखा होता है यही होता है प्राइमरी आपका जो आपका क्वांटम नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3p लिख दूं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, मैं 4d लिख दूं तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। तो n है जो भी उस सब ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो n की वैल्यू हो जाती है, और l की वैल्यू जाती है
सॉरी एल की वैल्यू एम की वैल्यू जाती है -L से लेके +L तक, लेकिन उसके लिए तो हमें एल की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो भी बड़ा आसान है। एस का होता है 0, पी का होता है 1, डी का होता है 2, एफ का होता है 3, यानी कि ये फिक्स है। जैसे कि अगर मुझसे पूछ लेगा 4D ऑर्बिटल का एन का वैल्यू 4 हो जाएगा और एल का कितना होगा, तो एल का हो जाएगा 2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एम का वैल्यू जैसे फॉर एग्जांपल एल 2 है, तो एम की वैल्यू इसके लिए -2 से लेके +2 के बीच में हो सकती है, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, एस की वैल्यू इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये तो ये +1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक, तो ये चीज़ भी हमें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कहाँ पर, अब हम बढ़ जाते हैं कहाँ पर ग्रुप्स में पहले देखते हैं। ठीक है, ग्रुप की चर्चा करते हैं। तो ग्रुप हमें पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं, जैसे ठीक है बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, इसको बोलते हैं निक्टोजन। ठीक है, निट्टोजन नहीं है ये। ठीक है, और निट्टो की सारी ट्रिक्स मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, एक दिन अलग से वीडियो करवा के लास्ट, तो मतलब मैंने सोचा है कि अभी केमिस्ट्री करेंगे, देन इकोनॉमिक्स आई थिंक। ठीक है, 2 लेक्चर में, देन उसका हिस्ट्री, एंड देन उसके बाद एक दिन समराइज कर दूंगा मैं सारी चीज़ें, है ना, जो निट्टो वाली टेक्निक से। ये निक्टोजन है, ये हैं आपके चाल्कोजन, ये हैं हैलोजन 17 ग्रुप, और ये क्या है इनर्ट गैसेस, जिनको कि हम 18th ग्रुप या फिर ग्रुप 8A या 0th ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसमें जितनी भी गैसेज हैं वो सब इनर्ट गैसेज हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं रिएक्ट करती? क्योंकि ये पहले से ही पूरी सेटिस्फाइड हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इनके वैलेंस शेल भरी पड़ी है 8 इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऑक्टेट रूल पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। ठीक है, अब इसमें जैसे नियॉन है, तो नियॉन क्या है ना, नियॉन ये क्या करती है, रेड टाइप ग्लो मतलब करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो ये जो डबल पेन विंडो ग्लास होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डबल पेन विंडो ग्लास होते हैं वहाँ पर ऑर्गन को यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है चीज़। क्रिप्टन, क्रिप्टन के बारे में ध्यान रखिएगा कि जो क्रिप्टन का 86 वाला आइसोटोप होता है, आइसोटोप पता है ना कि भाई सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, तो यहाँ पर 86 3.789 दिख रहा होगा, 84 रफली। 86 जो वाला जो होता है उसको एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिप्टन का 86 वाला जो होता है। ठीक है, और क्रिप्टन ही निकलता है न्यूक्लियर फिजन, अगर आपको याद हो, जहाँ पर U-235 का फिजन करवाते हैं तो बेरियम और क्रिप्टन मिलता है। ठीक है, ये जेनॉन है, ये रेडॉन है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारी सारी इनर्ट गैसेज। और एक और चीज़ ध्यान रखना, एंड दैट इज़ कि इन सारी इनर्ट गैसेज में हमने पता है कि विलियम रैमसे जी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने इनकी डिस्कवरी करी थी, विलियम रैमसे। ठीक है, और कमेंट में आपको बताना है कि हीलियम जो है उसमें किस, बिकॉज हीलियम में विलियम रैमसे का नाम नहीं आता है, किसका आता है कमेंट में आप बताएंगे। बाकी सब में किसका नाम आता है, विलियम रैमसे का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, इनका आपको ग्रुप ऑफ सब याद कर लें, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सबका ग्रुप नंबर 11 है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इनका जो पीरियड नंबर है वो चेंज होगा। ठीक है, तो पीरियड नंबर इसका 4th है, इसका 5th है, इसका 6th है। ठीक है, और यहीं पे आप प्लैटिनम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनका आपसे ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर पूछ लेता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे कुछ एलिमेंट है जैसे सी बॉर्जियम 106, 104 में रदरफोर्डियम, 101 में मेंडेलिवियम, ये कुछ हमारे अत्यधिक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इनका भी ज़रा ध्यान में रखेंगे। और ये भैया हमारे जो टेक्नीशियम है, जो ग्रुप नंबर 7th से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में ध्यान रखना। ये पहले आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट थे हमारे टेक्नीशियम। क्लियर हो गई इतनी चीज़? किस ग्रुप से? 7th ग्रुप से। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो पीरियड टेबल में क्वेश्चन बनेंगे कुछ इसी तरह से ही बनेंगे। बाकी ये ध्यान रखना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम में क्या है, मेटलॉइड है। इसके लेफ्ट साइड सारे मेटल है, इसके राइट साइड सारे नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एटॉमिसिटी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नंबर ऑफ एटम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल, तो कितने एटम चाहिए एक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए, वो एटॉमिसिटी परमाणुता होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, एक भी एलिमेंट नहीं चाहिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जितने भी नट गैसेज हैं सब मोनोटॉमिक है, सब डायटॉमिक। जैसे O2 है, तो एक O एटम और एक O एटम दोनों मिल के आएंगे तब O2 बनेगी। ओजोन O3, 3 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तब बनेगा वो। ठीक है, तो O2 है डाई एटॉमिक, O3 है ट्राई एटॉमिक। ठीक है, मैं बोल दूँ फॉस्फोरस, तो उसके 4 एटम आते हैं तब एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनता है, तो यानी कि टेट्रा एटॉमिक हो जाएगा। सल्फर के 8 एटम आते हैं तब सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि ये क्या है, ऑक्टा एटॉमिक। तो ऑक्टा एटॉमिक को ही हम पॉली एटॉमिक बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं ऑक्टा एटॉमिक को ही सिर्फ पॉली एटॉमिक बोलते हैं, यानी कि
जब जैसे कि 5 को पेंटाटॉमिक, 6 को हेक्साटॉमिक, तो एक पॉइंट के बियॉन्ड हम बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब मल्टीपल, वो टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा जो भी है वो सब पॉलीएटॉमिक में आ जाता है। क्लियर है चीज़, कितने एटम से मिलके वो बना है। अच्छा, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है आपको। वैलेंसी जिसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी कैसे पता लगाते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसकी नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट क्या होता है, अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आपको कंप्लीट करना है। अब उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन आपको देने या लेने हैं, तो जितने आप देंगे या लेंगे वही आपकी वैलेंसी कहलाएगी। जैसे कि जैसे हमने देखा कि ये इनर्ट गैस है, ठीक है, ये इनर्ट गैस है, ये हेलोजन और ये सब निट्रोजन, चाल्कोजन। तो वैसे ही हमारे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इनको हम एल्कली मेटल बोलते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बना देते हैं, धनायन बना देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अच्छा, ऐसे ही हेलोजन है, हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इनको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, नीड है, तो इनकी भी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है। इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 0, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। जितने भी हमारी हेमा, नेहा और करीना और जीती रहना है, क्यों, क्योंकि इनका 8 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है। इनकी वैलेंसी 2 होगी, इनकी वैलेंसी 3 होगी, इनकी 4 होगी, ठीक है, देन इनकी भी 2 होगी। तो ये इस तरह से वैलेंसी निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए। हमारे जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनमें से काफ़ी सारे ऐसे मेटल होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है एक से ज़्यादा वैलेंसी, जैसे कि आयरन हो गया, जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया। ये आपके जो होते हैं ये मल्टीपल वैलेंसी, कॉपर हो गया, ठीक है, आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब मल्टीपल वैलेंसी शो करते हैं, जिनको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करना। तो इसलिए, और ये मोस्टली हमारे ट्रांजिशन मेटल्स ही शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। इज़ दैट क्लियर और नॉट। अब बाकी क्या है यहाँ पर, ये तो हम देख ही चुके हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था नॉर्मल लॉकियर वाला, ठीक है। एंड और तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। अगला चैप्टर है मैटर। व्हाट इज़ द मैटर। तो मैटर क्या होता है, मैटर होता है पदार्थ, ठीक है। तो मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन ये आधा अधूरा सत्य है, अभी हम देखेंगे पूरा सत्य क्या है। तो मेनली 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन हमारे जो एंशिएंट फिलोसफर थे, ध्यान रखना, उन्होंने 5 स्टेट ऑफ मैटर दिए थे। मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिनको हम पंचतत्व बोलते हैं। पंचतत्व सिद्धांत हमारे एंशिएंट फिलोसफर ने दिया था, ठीक है। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर भी 5 ही होती हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में आते हैं अभी, ठीक है। सॉलिड में क्या है, स्पेस, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। अब कम स्पेस है क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनके बीच में मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है इसको हम काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब वो क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा तो फिर काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, और लिक्विड से गैस में जाएंगे तो वो बढ़ता जाएगा आपका। क्लियर है, ठीक है। गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है इनके बीच में, ठीक है, जो हमारे उसके पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल उसके बीच में। अब अगर इस गैस को मैं हीट कर दूं तो इसके न्यूक्लियस में क्या होगा, या फिर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स चहलकदमी करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएंगे, चहलकदमी करने लगेंगे, और एक नया स्टेट ऑफ मैटर बन जाएगा, प्लाज्मा। इट इज़ ए 4th स्टेट ऑफ मैटर मेड अप ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये ग्लो भी करता है। अब आते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर। इस गैस को हीट किए थे ना, अब इसको कूल डाउन कर दो, कितने में, 0 केल्विन पे, यानी कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे। सर आपको ये पता होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन करते हैं, किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू शो करता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट कैसे करते हैं, फ़ारेनहाइट लिख लीजिए, ठीक है, डिग्री सेल्सियस 9/5 + 32, ठीक है। तो -40 डिग्री सेल्सियस पे आप देखेंगे दोनों सेम वैल्यू शो करेंगे। खैर, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे कैसे जाते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में हम 273 को जोड़ देते हैं तो हमें केल्विन प्राप्त हो जाता है। तो 0 केल्विन इज़ दी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, ठीक है। तो जब हम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे लाते हैं तो होता ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना बंद कर देते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, और वहाँ से हमें 5th स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि एक तरह से जो एक तरह से मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्टिकुलर गैस के, वो सब कंडेंस हो जाते हैं, एकदम इकट्ठा हो जाएंगे, और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसके सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसको पब्लिश किया था, एंड देन आइंस्टाइन जी ने उस पर काम करके 1924-25 के टाइम पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का पॉस्टुलेट, मतलब एक तरह से रखा था सामने, ठीक है।
बाकी ये ध्यान रखना कि तब तक इन्होंने डिस्कवर नहीं किया था। 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने रुबीडियम गैस के एटम लेके बोसॉन सबसे पहली बार बनाया था। और 1996 के टाइम पे वॉल्फगैंग केटरल करके इन्होंने भी सोडियम के एटम्स का बोसॉन बनाया था। इसीलिए तीनों लोगों को नोबेल से सम्मानित कर दिया गया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आया था जो सीजीएल का मेंस है 2022 वाला, उसमें प्योर सब्सटेंस। तो अब हम ये सर पढ़ने वाले हैं एक सेकंड रुको, इसमें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर नहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है, देखो। तो ये हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई किस तरह से कन्वर्जन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो सॉलिड से लिक्विड, जब सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग, नहीं फ्यूजन टेक्निकल टर्म होता है। लिक्विड से सॉलिड में आता है सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस में। और ये ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आया था अभी रिसेंट एग्जाम में। ठीक, सॉलिड से गैस में जाता है तो सबको पता है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वापतन। इसका उल्टा होता है तो क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, और लिक्विड से गैस में आ गया वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में चला गया कंडेंसेशन या संघनन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में, नहीं आज ही तो बताया था कि कितने स्टेट ऑफ मतलब कितने टाइप्स के कंडेंसेशन होते हैं, जैसे डेव, फॉग, मिस्ट, ठीक है, फ्रॉस्ट, ये सब हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। ठीक, क्लियर रहती चीज़। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड भी होते हैं हमारे, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड। थोड़ा सा देख लेना, ये आइसोट्रोपिक के नेचर होते हैं और ये आपके एनिसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि दे हैव इरेगुलर शेप एंड दे हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक शेप। ठीक है, इनका डेफिनेट शेप होता है। और दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दे हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलिन सॉलिड का। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बिकॉज कभी कभी पूछ लेता है विद एग्जाम्पल्स। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे? अब आ जाते हैं ये प्योर सब्सटेंस। जैसे मैटर होता है तो मैटर हमारा एक या तो प्योर हो सकता है, ठीक है, इसी में ही हम पढ़ते हैं इज़ मैटर प्योर और नॉट। तो मैटर प्योर है कि नहीं है वो हमें कैसे पता चलता है? तो मैटर अगर एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, यानी उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर के क्रिस्टल्स, उसमें सिर्फ हमें ये C12H22O11 देखने को मिलेगा। आयरन के पीस है तो उसमें सिर्फ आयरन के एटम देखने को मिलेगा। सॉल्ट है तो उसमें सिर्फ NaCl देखने को मिलेगा, तो उसको प्योर बोलते हैं। ठीक है, अब ये मत बोल देना उसमें Na भी है Cl भी है। अरे भाई NaCl जो है ये बॉन्डेड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये Na और Cl जो हैं आपस में बॉन्डेड हैं, केमिकली बॉन्ड है। ऐसा अब आप नमक में चीनी मिला दो तो ऐसा तो है नहीं कि जो नमक का NaCl है और जो शुगर का C12H22O11 है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि उनको हम अलग कर सकते हैं, तो वो फिर प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस को भी दो क्लास पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। जैसे NaCl मैंने बोला तो ये कंपाउंड है क्योंकि दो अलग एलिमेंट के एटम आके एक कंपाउंड बना रहे हैं। सेम एलिमेंट के भी दो एटम आके कंपाउंड एक बना सकते, सॉरी जो है वो सेम तरह के जो हमारे एटम होते हैं वो मिलके जो बनाते हैं मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। और जो डिफरेंट तरह के अगर हम हमारे एलिमेंट आए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं O2 है, ठीक है, तो ये सेम तरह के एटम्स मिलके बने हुए हैं। लेकिन वहीं पे NaCl अगर बात करें तो यहाँ पे Na के भी यहाँ पे एटम और Cl के भी, यानी दूसरे एलिमेंट के हैं, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे या तो कोई भी मैटर या तो प्योर सब्सटेंस होगा जो हमने देख लिया, जिसको कि हम ऐसे केमिकली अलग नहीं कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। ठीक है, या तो मतलब वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और अगर वो प्योर नहीं होगा तो वो दो चीज़ हो सकता है, या तो होमोजेनियस मिक्सचर, यानी प्योर नहीं है तो वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, या तो होमोजेनियस होते हैं जिनको सोल्यूशन बोलते हैं, या फिर हीट्रोजेनियस होते हैं, उनको आगे देखेंगे, सस्पेंशन बोलते हैं। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट वो होता है जो आपका कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जो सोल्यूशन होता है इनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें आप ज़्यादा हम सल्यूट डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, और डाइल्यूट वो होता है जिसमें अगर हम बात करें तो कंसनट्रेटेड और जो डाइल्यूट है वो आपस में रिलेटिव हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दूध का ग्लास है, ठीक है, और आपने 1 चम्मच चीनी डाली और इसमें आपने 2 चम्मच चीनी डाली उतने ही दूध में, तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा एज़ कम्पेयर टू ये, क्योंकि इसमें ये वाले में ज़्यादा सल्यूट था एज़ कम्पेयर टू जो पहला वाला है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, और हम कैसे कंसनट्रेशन निकालते हैं सोल्यूशन का? ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मास बाई परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो मास ऑफ सल्यूट रख दिया करिए ऊपर और नीचे मास ऑफ सोल्यूशन। वो क्या करेगा, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट देगा और आपको क्या करना, सल्यूट भी देगा सॉल्वेंट भी। तो सल्यूट आप ऊपर रख दोगे और आप सॉल्वेंट रख दोगे नीचे, तो गलत हो जाएगा। वो सोल्यूशन का मतलब होता है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों को रखना है, ऐड करना है, तो वो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, सोल्यूशन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, यानी कि लिक्विड डाल दिए, जैसे पानी में आपका इंक डाल दिए तो ये लिक्विड सोल्यूशन है।
सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि एलॉय होते हैं हमारे, जैसे कि ब्रास हो गया, तो ब्रास में क्या करते हैं, कॉपर को जिंक में मिलाते हैं, तांबे को जस्ते में। ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो कॉपर को टीन में मिलाते हैं, यानी अगेन सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन है। गैस इंटू गैस, एयर एग्जाम्पल है इसका। सॉलिड इंटू लिक्विड, तो शुगर और वाटर, तो ये एग्जाम्पल है हमारे सोल्यूशन के, ठीक। और आगे बढ़ते हैं अभी, किस पे आते हैं, कहाँ गया वो हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन है हमारा जिसको हम बोलते हैं हीट्रोजेनस। अभी देख रहे थे होमोजेनस सजातीय, ये है विजातीय। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो होमोजेनस होते हैं उनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है मिक्सचर का, जैसे कि हमारा सोडा वाटर हो गया, लाइम वाटर हो गया, या फिर लेमनेड हो गया। नींबू पानी बनाते हो तो नींबू पानी में जैसे पहला घूंट चढ़ाओ, या फिर कोक ले लो तुम, ठीक है, कोका कोला पीते हो तो पहला घूंट और आखिरी घूंट कोल्ड ड्रिंक का सेम होता है, ऐसे नींबू पानी में पहला घूंट और आखिरी घूंट सेम होता है। वो बात अलग है, अगर तुम ढंग से मिलाओगे नहीं तो चीनी आखिर में सेटल हो जाएगी और वो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा, लेकिन अगर आप ढंग से मिलाओगे तो वो आपका सोल्यूशन बनेगा, यानी होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, जहाँ पर आप नेकेड आई से देख नहीं सकते हो कि ये नींबू का पार्टिकल है, पानी का ये मॉलिक्यूल टहल रहा है यहाँ पर, ये शुगर का यहाँ पर मॉलिक्यूल टहल रहा है, ऐसा आप नहीं बता पाओगे। सस्पेंशन में ये चीज़ विजिबल होती है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसको हम हीट्रोजेनस बोलते हैं। इनके बीच का जो होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, उसको बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे भी उन्हें सोल्यूट सॉल्वेंट की बात करी थी, है ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, है ना, सॉलिड गैस, इस तरह से। तो वैसे ही कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेस यहाँ पर सोल्यूट की तरह बिहेव करता है, डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, तो ध्यान रखेंगे। अगर ये लिक्विड है, ये गैस है, तो एरोसोल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इमल्शन बात करें तो जब दोनों ही लिक्विड होते हैं तो इमल्शन कहलाता है, ठीक। और सोल होता है आपका जहाँ पर सॉलिड होता है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है आपका लिक्विड, ठीक। अब कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब हम लाइट को पास करें तो वो मिक्सचर अगर लाइट के पाथ को विजिबल कर दे या फिर लाइट के पाथ को स्कैटर कर दे, उसके पार्टिकल इतने बड़े हैं कि वो लाइट को पाथ को स्कैटर कर दे तो हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा, तो वो होता है कि टिंडल इफेक्ट दिखा रहा है। अब सोल्यूशन में जो हमने देखा था, इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, तो ये स्कैटर नहीं कर पाएंगे, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। ये वाले कर लेंगे और कोलाइडल वाले भी कर लेंगे पार्टिकल को स्कैटर। और ये ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत करना ब्राउनियन मूवमेंट से, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट होता है जो जिग जैग मूवमेंट हमें देखने को मिलता है पार्टिकल्स का किसी लिक्विड में। ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1827 में, साल ध्यान रखेंगे इसमें, क्लियर है। तो टिंडल इफेक्ट भी आप समझ गए कि कौन दिखा रहा है। और अगर हम बात करें सोल्यूशन और सस्पेंशन में स्टेबल कौन होता है, तो स्टेबल ध्यान रखना ये होता है, इट इज़ स्टेबल। स्टेबल मतलब कि अगर हम इसको खाली रखा छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कोका कोला को ऐसे रख दूंगा तो ऐसा नहीं कि नीचे कुछ थिरा के बैठ जाएगा। यहाँ पर अगर बात करूँ सस्पेंशन में, जैसे कि पानी में मैंने रेत मिला दी तो रेत घुल तो जाएगी नहीं उसमें, तो क्या होगा, धीरे 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 वो सेटल डाउन हो जाएगी, तो ये नॉट स्टेबल है, क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब ये बात आती है कि इनको हम अलग कैसे करते हैं। तो ये होमो और हीट्रो में डिफरेंस है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, बाकी चीज़ें, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे कि ये सेपरेशन किस तरह से करेंगे मिक्सचर को। तो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि जैसे इवेपोरेशन तो बड़ा आसान है। जैसे कि तटों में, कोस्टल एरियाज़ में नमक को कैसे बनाया जाता है, तो नमक को बनाया जाता है इवेपोरेशन से। नमक को हम क्रिस्टलाइजेशन से भी बना सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है। नमक को क्रिस्टलाइजेशन से भी बनाया जा सकता है, जहाँ पर हमें क्रिस्टल्स निकालने होते हैं बहुत प्योर फॉर्म में, तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर रॉ फॉर्मेट में निकालना है तो इवेपोरेशन सिंपल कर लेंगे, ठीक। सेंट्रीफ्यूगेशन आप जानते होंगे, जब हमें क्रीम निकालनी होती है मिक्स ऐसे झन 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 ऐसे करते हैं। क्या आपको पता है जो कुंभ मेला हो रहा है, कुंभ का मतलब क्या है, पॉट ऑफ व्हाट, अमृत कलश बोलते हैं उसको, कुंभ को, ठीक है, जिसकी वजह से कुंभ मेला होता है हर 12 साल में। तो वो होता है आपका पॉट ऑफ मतलब अमृत कलश, उसी को कुंभ बोलते हैं। तो वो किससे मिला था, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, समुद्र मंथन से। तो समुद्र मंथन में यही हुआ था, सेंट्रीफ्यूगेशन है, घर 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 जो मंदारा का पर्वत है उसको बनाया गया था पोल, और जो वासुकी हैं जिनको नाग देवता बोलते हैं उसको ऐसे घुमाया गया था, खूब घुमाया गया था, तो ऐसे ही निकला था अमृत कलश, ठीक है। अगले संडे आपको वीडियो मिलेगा, देखना उसको पूरा, उसमें को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या हुआ था। तो सेंट्रीफ्यूगेशन आप समझ गए। देन सेपरेटिंग फनल क्या होता है, सेपरेटिंग फनल जब तब हम यूज़ करते हैं जब 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आपस में मिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल पानी और तेल हो गया आपका, अब अगर आपस में मिक्स होते हैं ना तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन का।
जैसे एसीटोन और वाटर हो गया, ठीक है, एसीटोन और वाटर हो गया तो डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं इसमें क्या करते हैं ना कि जैसे मान लो मिक्सचर है तो हीट करेंगे तो क्या होता है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है तो वो वेपराइज हो जाएगा बेचारा, और उसको हम अलग से निकाल लेंगे, ठीक है, और जो नहीं वेपराइज होगा वहीं रह जाएगा। अब अगर मान लो दोनों ही वेपराइज हो जाए, क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। कितना कम है? 25 केल्विन से कम है। तो हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। पता नहीं कहाँ चला गया, है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो हम FD का यूज़ करते हैं। FD मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज़ लेस देन 25 केल्विन। जैसे कि एयर के अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में अलग करना हो तो हम FD का ही यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक ही आपको बस याद करना है। चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक तो भौतिक और एक रासायनिक, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल क्या होते हैं? रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। केमिकल इरिवर्सिबल के नेचर के होते हैं। यहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है, यहाँ पे कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। तो ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पे नो न्यू प्रोडक्ट्स, हाँ ठीक है, नॉट लिखा हुआ है। क्लियर रहती चीज़? जैसे कोयला है, कोयले को काट दूँ, फिजिकल, कोयले को जला दूँ, केमिकल। लकड़ी को काट दूँ, फिजिकल, जला दूँ, केमिकल। मोमबत्ती है यानी कैंडल को जला दूँ, दोनों हैं, क्योंकि इस वैक्स का जो मेल्टिंग होगा वो फिजिकल है, लेकिन जो थ्रेड जलेगा और वैक्स जो यहाँ पर आएगी थोड़ी बहुत वो वेपराइज होगी, वो केमिकल चेंज है। क्लियर है? जैसे सेब है, कोई फ्रूट है, वो सड़ गया, केमिकल चेंज। आयरन की रस्टिंग हो गई, केमिकल चेंज, ठीक है। आइस आपकी मेल्ट होगी, लिक्विड बन गई, फिजिकल चेंज, ठीक है। तो ये चीज़ है। आखिरी चैप्टर पे आते हैं, एटम, ठीक है। एटम क्या होता है? एटम होता है जैसे कि हमारा सेल होता है, हम पढ़ते हैं किसमें, बायोलॉजी में। तो एक सेकंड को, ठीक है। तो एटम का यानी परमाणु का जो चैप्टर शुरू होता है ये यहाँ से शुरू होता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आते हैं ये दो हमारे लॉज, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास का कंजर्वेशन का नियम, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया था लेवोइजियर ने दिया था ये, और ये प्रोपोर्शन वाला जोसेफ प्राउस ने दिया था। तो ये आपका 1789 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक सेकेंड, एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी, एक सेकेंड यहाँ पर, एक सेकेंड करो, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो तीनों अगर किसी पर्टिकुलर एटम में, पर्टिकुलर किसी अगर हम उसमें देखें, ठीक है, मैटर में, तो जो कोई भी मान लेते कंपाउंड है तो उसकी तीनों जो स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अगर तीनों थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करें, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, तो उसको ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट। और एक चीज़ और थी, चलो मैं आपको गैसियस लॉज जब देखेंगे ना आखिरी में तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो डाल्टन जी ने एटॉमिक थ्योरी अपनी दी, ठीक है। डाल्टन जी बोले कि देखो भैया, जितना भी मैटर है सब वो उसको ये एटम का बना हुआ है, जिसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स आर कंबाइंड ऑफ combinations of atoms of two or more element. All chemical reaction involve the rearrangement of atom। तो ये एक डाल्टन जी ने बोला था, इनकी एटॉमिक थ्योरी थी। और थॉमसन जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जे थॉमसन ने 1898 में, ठीक है। और इनके हिसाब से इन्होंने दिया था प्लम पडिंग मॉडल। रुकना जरा एक सेकेंड। प्लम पडिंग मॉडल दिया था कि जैसे खीर होती है तो खीर में पूरा सब जैसे फैला होता है, पूरा दूध फैला होता है, उसमें बीच बीच में नट्स होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पूरा पॉजिटिव फैला होता है, और ठीक है, मोस्टली तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लम पडिंग मॉडल जो है कहलाता है, ठीक है। और ऐसे इसको वाटरमेलन मॉडल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो वाटरमेलन होता है, ठीक है, उसमें पूरा वो पल्प होता है और बीच बीच में उसके सीड्स होते हैं। तो सीड उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन से, और जो पूरा बाकी पल्प होता है उसको पॉजिटिव हिस्से से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो थॉमसन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। फिर आता है हमारा रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को, यानी कि जो डबली चार्ज हीलियम एटम होते हैं उनको अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं, उसको बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल में बम्बार्ड करवाया। तो उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले कि यानी कि ज़्यादातर जो उन्होंने बम्बार्ड करवाया था अल्फ़ा पार्टिकल वो निकल गए सीधा निकल गए ज़्यादातर, मोस्टली। कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट कर गए लार्ज एंगल्स पे, कुछ जो हैं वो बिल्कुल रिबाउंड कर गया, यानी पूरा, मतलब कुछ का मतलब है ज़्यादातर तो निकल गया,
कुछ डिफ्लेक्ट कर गया और बहुत ही कम वो आपके रिबाउंड मार गया, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो एक एटम होता है उसके अंदर ज़्यादातर जो जगह होती है वो एम्प्टी होती है, बीच में एकदम सेंटर पे पूरा उसका मास रिसाइड करता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, और इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। समझ में आई बात? अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, पूरा मास वहीं रिसाइड करता है, इसको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन तो इसके अराउंड बस घूम रहे हैं, कहाँ? शेल्स में, ठीक। इनका ड्रॉबैक ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी लिबरेट करेंगे, और जब एनर्जी लिबरेट करेंगे तो बेचारे थक थक के गिर जाएंगे इसमें, यानी एटम तो इस हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर बोर जी ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया 1913 में। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस, एक सेकंड रुको यार, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसके अराउंड ऐसे शेल्स होती हैं, के शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इनकी एनर्जी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही, ना कि इलेक्ट्रॉन्स की खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। तो ऐसे के, एल, एम, एन ऐसे करके शेल होता है, और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो ये फॉर्मूला बताता है, 2n², ठीक है। इसी को ही बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक इसको बोलते हैं, मॉडल ऑफ एटम। अब आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल जिनकी डिस्कवरी हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ईंट पर नाच याद करते हैं हम, तो ईंट पर नाच, ठीक है। तो प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक जी ने दिया था। बाकी प्रोटॉन को कैनाल रेस के फॉर्म में भी डिस्कवर किया था, पॉजिटिव कैनाल रेस के फॉर्म में गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उस पर चार्ज होता है -1 यूनिट, प्रोटॉन पे +1 यूनिट होता है, और ये 1 यूनिट का मतलब है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.11 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का इतना होता है, ध्यान रखना, और न्यूट्रॉन का इतना होता है। यानी कि अगर हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसलिए न्यूक्लियस पे जो बैठा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से एटम को उसका मास मिलता है। ऐसे ही हमारे कुछ होते हैं क्या, एंटी पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कार्ल एंडरसन ने। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्ल एंडरसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? +1 इसमें चार्ज होता है, तो फिर तो सर वो प्रोटॉन हो गया? नहीं, +1 चार्ज तो होता है, लेकिन उसका मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ना कि प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन नहीं होता वो, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? ये देखो लिखा भी हुआ 1932 में ना। देन आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट पे। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट जो है सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था, और उसको सबसे पहले यूज़ किया था डाल्टन ने। अब सिंबल ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोजन में एक डॉट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसलिए कार्बन पूरा भरा हुआ है, क्योंकि कार्बन हर जगह है, कार्बन हर जगह। हम कार्बन के बने हुए हैं, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो कार्बन का है, टेबल में आप रखे होंगे अपने बुक्स को, वो कार्बन की, आपकी बुक कार्बन की, हर चीज़ कार्बन का है, तो हर जगह कार्बन है, भरा हुआ है। ऑक्सीजन खाली O, ठीक है, O। फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फॉस्फोरस में इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1, 2 ऐसे याद कर लो, ठीक है। देन मरकरी किनारे किनारे चपक गया है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद करना, बाकी ये तो पूछेगा ही नहीं, नाम में ये लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये और आप मरकरी, बस इतना याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक, अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से। अच्छा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप जानते हैं किससे डिनोट करते हैं? तो अगर सेम एटॉमिक नंबर है, डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो उसको आइसोटोप बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। और हम यूज़ करते हैं काफ़ी समस्थानिकों को, जैसे कि 92U235 का कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल, ठीक। देन अगर हम बात करें, और न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरा पता होना चाहिए, मैंने जैसे कि वो सब आए थे, हाँ ठीक है, ज्योग्राफी में पढ़ चुके, कूलेंट और वो सब है ना, मॉडरेटर वगैरह। देन कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं गोइटर के ट्रीटमेंट में, घेंगा को ट्रीट करने के लिए। और कार्बन 14 का यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में, एज निकालने के लिए, ठीक है। आइसोबार क्या होते हैं? उल्टा होता है आइसोटोप का, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर किसी को केमिकल प्रॉपर्टी देती है, इसलिए आइसोटोप की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोबार की उल्टा हो जाएगा। आइसोटोन क्या होते हैं? सेम न्यूट्रॉन नंबर, उसको हम बोलते हैं आइसोटोन। अब न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं? मास नंबर से, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, तो आइसोटोन निकल आता है। ऐसे 92U235 में निकाल के बताओ जरा कमेंट में कितना यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो लेक्चर होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म, ठीक। आगे के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे 3 टॉपिक हो गए। बाकी कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।